कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। जैसा कि मैंने लास्ट कम से कम 5 से 6 वीडियोस अपलोड की होगी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको कट ऑफ के बारे में, अपने मार्क्स के बारे में, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कॉमन नंबर आपको किस किस प्रश्न में मिल सकते हैं, सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है। कॉमन नंबर से रिलेटेड मेरे मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ कितनी है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे एक ही वीडियो देख के फिर कमेंट करते हैं कि मैम आपकी कट ऑफ कितनी है या आपके मार्क्स कितने हैं और कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने क्वेश्चंस पे कॉमन नंबर मिलेंगे, या फिर जो है गर्ल्स की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप लोगों में से जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो वाले सेक्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। आपको कट ऑफ का क्लियर हो गया, आप पेपर दे लिए हैं। अब जो भी रहेगा रिजल्ट वो तो आपके हाथ में नहीं है, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किए थे अपने अपने मार्क्स, उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैंने एक वीडियो बना दी है। और हालांकि कई बच्चे, कई नहीं, एक बच्चा ऐसा था जो ऐसे बोल रहा था कि अच्छा आपके 92 प्री में आए हैं तो आपने कैसे नकल की थी, कहाँ से नकल की थी। और देखिए, अगर ऐसा होता कि मैं प्री में नकल करती, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए जो मेरा कोई टारगेट नहीं था, बस मैं दे दी थी, क्योंकि एटलीस्ट आजकल इतनी जो है बेरोजगारी है, हर इंसान को एक जॉब चाहिए। हालांकि मेरा ये कोई टारगेट नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट। मेरा मेन टारगेट जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स है और मेरे मार्क्स भी केवीएस में अच्छे हैं, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। और आप लोग को अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। सब्सक्राइब चैनल को बहुत कम बच्चे किए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कहना था कि आपके 92 है, इसका मतलब आपने, अरे मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए नकल करूँगी, क्यों करूँगी भाई। अगर मुझे नकल करनी होती तो मैं बहुत पहले सेलेक्ट हो गई होती। अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो इससे पहले मेरा सिलेक्शन कई जगह हो चुका है। मेरा यूपीपी में हो चुका था और उसके बाद रेलवे में हो चुका था, बट रेलवे ग्रुप डी। यूपीपी में भी मेरा सिलेक्शन रुक गया, मेरी रनिंग नहीं निकल पाई थी, क्योंकि मैं स्टडीज़ में लगी रहती हूँ। मेरा मेन एम जो है वो जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स है। इस चक्कर में मैं ज़्यादा रनिंग में प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से वहाँ नहीं हो पाया। फिर अभी रिसेंटली निकली थी जो है रेलवे की, उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन रनिंग की वजह से रुक गया। बाकी मेरे मार्क्स वहाँ भी अच्छे थे। और अभी मैंने आप लोग को बताया है कि मैंने लेखपाल भी दिया है, उसमें भी ठीक है। और अभी इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लगभग ऐसे मार्क्स हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। लेखपाल का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस करूँगी अभी। बट ऐसा नहीं है, मैं चीटिंग करने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अगर मुझे चीटिंग करनी होती तो मैं सिर्फ प्री में क्यों करती भाई। अगर प्री में 92 ला सकती हूँ तो मेंस में 74 पे क्यों अटक गई। मैं मेंस में भी चीटिंग कर लेती, ऐसा भी तो हो सकता था ना। लेकिन मुझे चीटिंग करके कोई भी जॉब चाहिए ही नहीं है। तो चलिए, खैर वो तो अपनी अपनी सोच होती है सबकी। मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस ऐसा है कि मेरा मेन एम ये नहीं है। हाँ, मैं मोस्टली एग्ज़ाम्स देती हूँ, मैं एग्ज़ाम्स देती ही रहती हूँ कंटिन्यू, ताकि उसके पीछे एक लॉजिक है। और आप लोग भी अगर वो लॉजिक समझेंगे तो आप लोग भी एग्ज़ाम देंगे, और देते रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, जब मैं एग्ज़ाम्स नहीं देती हूँ तो मैं प्रिपरेशन करना छोड़ देती हूँ, उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ यही होता है कि आपका एग्ज़ाम अगर सर पे होता है तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते हो, और आते सभी में कॉमन सब्जेक्ट्स ही हैं, मेनली मैथ और जीएस। कहीं इंग्लिश आती है, कहीं नहीं आती है, हिंदी, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग। तो इन सब्जेक्ट्स को आप अपने स्ट्रॉन्ग करिए और एग्ज़ाम्स देते रहिए। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें भले ही आप सिलेक्शन के लिए नहीं, बट आप अपनी स्टडी में फ्लो बनाने के लिए एग्ज़ाम देते रहिए। 100 रुपये जिन जिन भी एग्ज़ाम्स में सस्ती, एक तो गर्ल्स को बहुत जगह छूट होती है, वो लोग फ्री में भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं, और कहीं 100 रुपये का भी जो है चार्ज करते हैं। तो मैं एग्ज़ाम देती रहती हूँ इसलिए, ताकि मेरी स्टडी में कंटिन्यूटी बनी रहे। और खैर, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत बुरी जॉब है। मुझे कोई भी जॉब मिलेगी, जो पहले मिलेगी मैं वो ज्वाइन कर लूँगी।
उसके बाद मेरा एम नहीं है, एम ला वही रहेगा अल्टीमेट गोल, मुझे टीचर बनना है। बट ऐसा नहीं है, अगर केवीएस से पहले रिजल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ गया तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं ज्वाइन करूँगी। उसके बाद अगर केवीएस में हो जाता है तो मैं यहाँ रिज़ाइन करके केवीएस ज्वाइन कर लूँगी। अब बात कर लेते हैं, आज मैंने मेन वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि आप लोग को बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम मेरे पास 6 की नहीं है मार्कशीट, तो मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बना के लेके आई हूँ कि जिसके पास 6 की मार्कशीट नहीं है वो क्या करे, 8th की मार्कशीट नहीं है वो क्या करे, और या फिर जिसके पास अदर हायर क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या करे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास पहली बात तो फॉर्म भरते टाइम मैंने अपना खुद ही फॉर्म भरा था तो मुझे याद है अच्छे से 6 और 8th की मार्कशीट का डिटेल मांगा गया था। अगर आप लोग के पास नहीं थी तो आपने फॉर्म अप्लाई कैसे कर दिया, क्योंकि फॉर्म आगे प्रोसीड कर ही नहीं रहा था। अगर हम मैंने भी ऐसे सोचा था कि अच्छा चलो 6 और 8th का, क्योंकि मुझे भी बहुत खोजना पड़ा था, तो कौन भरेगा, चलो 10th ही भर देते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कम से कम 10th तो भर ही सकते हैं, ग्रेजुएशन नहीं अगर भर सकते हैं। तो मैंने भरा था तो प्रोसीड नहीं कर रहा था, मुझे जितना याद है। शायद आप लोगों ने कोई तरीके से भर लिया हो, बट अगर नहीं है मार्कशीट तो आप अपने घर में खोजिए, देखिए कहीं ना कहीं पड़ी होगी, और अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप अपने जो स्कूल है वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर नहीं मिल रही है तो आप उसका तो कोई वो नहीं है, अब वो नहीं मिल रही है तो क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो जाएंगे ना। तो फिर आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपके प्रॉब्लम हो, नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत हो तो आप उसको लेके ऐसे ही मत जाइएगा, उसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट बनवा के ज़रूर रख लीजिएगा। अगर 6 की मार्कशीट, 8 की मार्कशीट नहीं मिल रही है, अवेलेबल भी नहीं हो पा रही किसी भी तरह से, तो आप एफिडेविट एक बनवा लीजिए और उसकी जगह पे 10th की मार्कशीट दिखा दीजिएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 6 और 8th जिसने किया होगा वही 10th में बैठा होगा। तो आप 10th की मार्कशीट जरूर दिखा लीजिएगा, बट जो 8th तक ही पढ़ा हो उसका 6 का फिर वैलिड नहीं होगा, वो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसने ऐसे ही 8th कर लिया हो। तो आप लोग 10th की मार्कशीट, और ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो प्री क्वालिफाई कर लिया हो सिर्फ 8th के बेसिस पे, है ना। तो आप लोग के पास मार्कशीट होगी, बट जिनके पास भी थोड़ी बहुत गुम गुम गई है या कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले तो बनवाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बन पा रही है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और किसी भी मार्कशीट में अगर आपके मम्मी पापा के नाम में या किसी में दिक्कत हो तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा। दूसरी बात, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपके पास डिग्री है आप सभी डॉक्यूमेंट लगाइएगा। देखिए मेरा बेशक केवीएस में हो जाए, लेकिन क्या पता, मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ अच्छे से, इंटरव्यू की मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसी कोई ट्रेजिडी हो जाए कि मैं केवीएस के एग्ज़ाम इंटरव्यू के दिन कुछ भी भगवान ना करे ऐसा हो, बट कुछ भी हो सकता है। तो आने वाली अपॉर्चुनिटी को कभी भी उसको ठुकराना नहीं चाहिए या उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता, सब काम काम होते हैं, और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और सबके काम की वैल्यू है। बट इंटरेस्ट की बात होती है, इसलिए मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है तो मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। बट उसके लिए मुझे एक जॉब तो चाहिए है, क्योंकि सभी को चाहिए रहती है, इसलिए मैं ज्वाइन भी करूँगी। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके निवास के, तो आप लोग निवास सर्टिफिकेट जो है रेसिडेंशियल पुराना हो तो आप रिन्यू करवा लीजिए, अदरवाइज़ फॉर्म भरते टाइम आपने बनाया ही होगा, बनवाया होगा तो आपका रखा होगा, नहीं है तो बनवा लीजिए, कोई इशू नहीं है पुराना नया, क्योंकि रेसिडेंशियल जल्दी इतनी चेंज नहीं होता। और कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा अगर ना बने हों अभी तक, वैसे तो आप सबके पास होंगे ही होंगे। इसके बाद जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो अभी बनवा लीजिए, या फिर मैं कहूँगी कि आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक हो सकता है स्कूल का मांग दें, और एक किसी गजेटेड ऑफिसर का या फिर गांव के प्रधान का। मोस्टली गजेटेड ऑफिसर वो लोग लिखते हैं, एक हायर क्वालिफिकेशन आपके स्कूल का और एक गजेटेड, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्टली मांगते हैं, तो आप वो भी तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बाकी चीज़ें आप अपनी तैयार रखिए जो भी एजुकेशनल रिलेटेड हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपना रिजल्ट आने के बाद तैयार करिएगा। उसके बाद आईडी, आईडी तो अगर आईडी में कोई इशू है आपके आधार में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसका करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि आईडी एक होना कंपलसरी है। आप चाहे आईडी में आधार चाहे पैन,
कुछ भी, बट आधार मोस्टली जगह का होता है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा हो गया था, आधार में सबकी एक एक करके डेट ऑफ बर्थ में ईयर सेम लिखा, सही लिखा था, लेकिन जो डेट थी वो बहुत गलत लिखती थी। मेरे में भी एक एक करके था, तो मैंने बहुत पहले करेक्शन करा लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इशू आ सकता है, क्योंकि वो लोग आईडी बिल्कुल सही से चेक करते हैं। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट सबका ही होगा, तो आप अपना अकाउंट जो है खुलवा लीजिए। अगर जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो तो एक बैंक बैंक